मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान। अंजान साहब, आजकल बड़ा शोर है कि संसद की गरिमा कुछ लोग गिरा रहे हैं। संसद की गरिमा मैं आपसे जानना चाहता हूं, संसद के अंदर बैठे हुए लोग गिरा रहे हैं या टीम अन्ना के लोग गिरा रहे हैं? दोनों ही मिलकर गिरा रहे हैं। ये भी सच है कि पूंजीवादी राजनीति के चलते और नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते हमारी सोच, हमारे जीवन में भ्रष्टाचार को इतनी तरजीह दे दी गई है कि उसकी साफ धमक हमको संसद में दिखाई देती है। इस गरीब देश में बड़े अमीर नेता पैदा कर दिए हैं। दौलत की चकाचौंध ने, मीडिया ने कुछ ऐसे बदनुमा चेहरों को भी इतनी खूबसूरती के साथ सुंदर बना करके रॉबिन हुड की तरह पेश कर दिया है कि जनता को मतिभ्रम के जाल में फैला करके उन्हें संसद और विधानसभाओं के गलियारे तक फेंक दिया गया है। संसद को साफ रखा जाए, जनता को आगाह किया जाए, उनमें चेतना पैदा की जाए कि बेईमान, भ्रष्ट, दौलत के खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों और पापाचारियों और अनाचारियों को संसद और विधानसभा से दूर फेंको, इसकी मुहिम चलाओ। टीम अन्ना के लोग जो है कोई भाषाई सीमा को लांघ रहे हैं, कोई भाषाई मर्यादा को लांघ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? वह समाज के स्वघोषित पहरेदार है अन्ना, उनका व्यक्तित्व, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी। लेकिन उनके सहयोगियों से कहना चाहता हूँ कि एक शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचिए। अपनी बात को ही बार बार आप पलटते हैं, इस पर भी गौर कीजिए और कहाँ खड़े होते हैं। ये आपको मालूम पड़ गया कि जब अन्ना साथ होते हैं तो लोग आते हैं, और जब अन्ना नहीं रहते तो टीम अन्ना जो आंदोलन चलाते हैं तो कोई 200 और 400 में निपट जाते हैं। नहीं, मुंबई में तो अन्ना के रहते हुए भी लोग नहीं आए। नहीं, अन्ना की राजनीति और अन्ना की बात को समझने और देखने की जरूरत है। कोई लाठी पिलावन, घुमावन और तेल पिलावन रैली नहीं थी वो। जी जी जी, समझे कि नहीं? जो इन रैलियों को यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजान साहब। आप अन्ना के साथ लोग जुड़े और अभी भी उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके मुद्दे तो वाजिब है ना? मुद्दे वाजिब हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं क्या वो वाजिब है? संसद को आप अपमानित करो और अपने को महिमा मंडित करो, तो क्या इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलेगी? अगर वो एक शब्द बोलते हैं, अगर वो आंकड़े बताते हैं कि संसद में इतने लोगों पर मुकदमे, कौन है, किन्होंने उनसे कहा है आंकड़े बताने के लिए? देश का आम नागरिक संसद में बैठे हुए लोगों के बारे में आंकड़े नहीं दे सकता। तो दे सकता है। तो देश का एक आम नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार मिला है वो संसद जा सकता है जी, चाहे वो जितना बड़ा बलात्कारी हो। जनता ने उसको चुनकर भेजा है। तो टीम अन्ना जिन सवालों को उठा रही है और सांसदों पर जिस तरह की टिप्पणियां कर रही है, वो गलत है ना आपके हिसाब से? मैं समझता हूं कि ये संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने की काम है। काले धन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनकर इन दिनों देश में उभरा है। आपको क्या लगता है, काला धन क्यों नहीं वापस आ पा रहा है? सरकार काले धन को वापस लाने के लिए क्यों गंभीर नहीं दिखाई देती? हम लोग तो इस बात को पिछले 10 साल से उठा रहे हैं जी। संसद में हमारी पार्टी के गुरदास दास गुप्ता ने इस सवाल उठाया था जी जी, और उस समय विपक्ष के नेता आडवाणी जी थे, एक शब्द नहीं बोले। नहीं, आडवाणी जी ने लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया। आडवाणी जी लौह पुरुष बन चुके हैं, कि लौह थे कि एल्युमिनियम थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी, उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी रह गए जी। तो सरकार बनाते रहे। और सोनिया गांधी की सरकार अगर वो ये कहती कि हम सरकार नहीं बनाए तो वो सुपर सरकार में है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है और वो नहीं, ठीक है, मुद्दा उन लोगों ने क्यों नहीं निकाला अब तक से? इसलिए निकाला जाना चाहिए क्योंकि दोनों के पैसे वहां जमा है। किन दोनों के पैसे जमा? दोनों यूपीए और एनडीए के लोग, दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, दोनों के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ए राजा अगर जेल में यूपीए की सरकार का है, सुरेश कलमाडी है, तो रेड्डी बंधु जेल में है और येदियुरप्पा जेल में। लगता है कि गांधी परिवार का भी पैसा है उसमें? ये तो भाई देश के लौह पुरुष बताएं, क्योंकि वो तो सारी चीजों की खान जान कर नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यूपीए और एनडीए दोनों के नेताओं के पैसे वहां पर, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए अगर लूटे सुरेश कलमाडी ने तो गए कहाँ? तो अगर हसन अली के बाद पैसे आए तो गए कहाँ? अगर 1,76,000 करोड़ लूटे गए तो गए कहाँ? अगर 10.5 लाख करोड़ रुपए कोल ब्लॉक के अंदर गए तो ये गए कहाँ? तो ये सब लोगों ने खाए होंगे। इतने उदार दिल, दरिया दिल तो है नहीं। अब भाई देखिए, आप इस तरह के सवाल
गांधी परिवार के बारे में, मुझे उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। बड़े बड़े बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई। इससे बढ़िया कौन लोग हो सकते हैं? वो देश के लोग हैं भाई, देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। उनके पास अपनी कोई कार नहीं है, वो बहुत गरीब लोग हैं। वो हयात का सुबह 5 चाय पीते हैं, 314 रुपए की एक कप जी। दोपहर में खाना खाते हैं 5 सितारा होटल में। उनके घरों पर देश विदेश के तमाम पत्रकार और बड़े बड़े संसद सदस्य और तमाम नेता आते हैं। कहां से खाना खाते हैं, उनको लंच पर बुलाते हैं, डिनर पर बुलाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जो खरपट भेजते हैं वो अपने आमदनी खर्च का, कोई आदमी कहीं नहीं बताते कि हयात से चाय आई, कहीं नहीं बताया कि इतने लोगों को हमने डिनर दिया, उसका पैसा कौन, उनका पैसा। देशभक्ति में, देश के हित में न आडवाणी जी से पूछिए, न सोनिया जी से पूछिए, और अगर पूछने की आप बात करेंगे ये देश विरोधी कार्रवाई होगी। आप व्यंग्य में बता रहे हैं, लेकिन कहीं से आप इस चीज पर मुहर लगा रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि कहीं आप ये मानते हैं कि ये काला पैसा जो है गांधी परिवार का आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने जो कहा है उसकी फेस वैल्यू को लीजिए जी। चलिए, मैं कुछ नहीं डालता हूं आपके मुंह में, जनता जो है सारी चीजों को अपने आप समझ लेगी। अनजान साहब, फिर आप जनता के नाम पर आप भी दूसरे अन्ना बन रहे हैं। नहीं, टीम अन्ना के सदस्य आप भी हो गए। जो आप कह रहे हैं, टीम अन्ना के सदस्य आप हो गए। जनता, मैं आपकी बातों का निहितार्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो हयात से चाय मंगवाते हैं। नहीं, आप मुझे निहितार्थ, वो जनता को छोड़ दीजिए, वो जो लोग वो गरीब लोग हैं, वो जनता पर भी मत छोड़िए। आप दर्शक और जनता में फर्क रखिए। जी जी, तो दर्शकों पर छोड़ दीजिए। अनजान साहब, आपसे अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, क्योंकि तो आप क्या कोई क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? इसको आप जो है एक पॉलिटिकल क्विज समझ लें। बोलिए। हाँ, अब तो फंस ही गया हूं मैं आपके सामने मुहां में। क्या आप लोग कम्युनिस्ट पार्टियों के घटते जनाधार से भीतर भीतर, ऊपर ऊपर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन भीतर भीतर हताश हैं? कोई जनाधार नहीं घट रहा है। मैंने आपको अभी बता दिया जी कि आप लोगों को 2 पार्टियों को इस देश के अंदर स्थापित करने की भूख लग गई है। पश्चिम बंगाल से चले गए, केरल से चले गए, बिहार में जहां पर हम बैठे हुए वहां पर सिर्फ देखिए, आपको आधार नहीं, हमारे सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं आप जी। केरल के अंदर 3 MLA से बहुतायत में है जी। 5 MLA परेशान घूम रहे हैं उस UDF के। अगर उनको हम बुला के मंत्री बना दें तो आज सरकार बना दें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि नई पीढ़ी जो है देश की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीकों से कुछ कम इत्तेफाक रखती है? खूब इत्तेफाक रखती है जी। अभी चकाचौंध में फंसी है जी। लेकिन जो जो ये नवोदारवाद का कुकृत्य सामने आता जा रहा है जी। वॉल स्ट्रीट में जब अमेरिका में नौजवान इकट्ठा होकर निकल रहे हैं, यहां भी निकलेंगे। क्या नक्सलवादियों की आतंकवादियों से तुलना सही है? तुलना बिल्कुल गलत है, लेकिन नक्सलवादियों को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे पापाचार करेंगे, निर्दोष लोगों को, चाहे उस सेना के जवानों को मारेंगे, तो लोग फिर कहीं उनको आतंकवादी न समझने लगे। अभी बिहार में लगातार आपने 2-3 हफ्ते तक खुद आपने कैंप किया है, और बिहार में एक बड़ा प्रचार चल रहा है इन दिनों कि यहाँ पर सुशासन की सरकार है। क्या बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है? अब सुशासन है कि नहीं है, लेकिन ऐसा जबरदस्त समाचार पत्रों पर अनुशासन है कि दुशासन ने भी इसकी कल्पना नहीं की। तो जो मार्कंडेय कारचू ने कहा कि नीतीश सरकार ने एक किस्म की अघोषित सेंसरशिप लगा रखी है मीडिया पर, आप उससे सहमत हैं? अब मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेस काउंसिल का एक 3 सदस्यीय दल पूरे बिहार का दौरा कर रहा है जी। और उनको स्वयं मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि लोगों को पीने का पानी वो नहीं मुहैया करा सकते, तो सुशासन, कुशासन, दुशासन करें, क्या होगा? पूरी सरकार शीर्षासन पर है, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। शेर याद आ गया उनके लिए जी। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी जी जी। अनजान साहब, भारतीय राजनीति के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे आप अनजान नहीं हैं और आप चाहते हैं कि जनता भी अनजान ना रहे। मैं जानता हूं साम्राज्यवाद की शक्तियां भारत को टुकड़े करना चाहती हैं। 1971 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने, जब वह पाकिस्तान के साथ खड़े थे और बांग्लादेश बन गया और भारत बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा था, तो हेनरी किसिंजर ने कहा था, वी नो
हाउ टू मेक 10 बांग्लादेश इन इंडिया, हमें मालूम है और हम जानते हैं कैसे 10 बांग्लादेश भारत में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेंटागन और साम्राज्यवाद और CIA और अमेरिका इस देश की एकता को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। है देश के नेताओं, है भाई पीपल के देवता, जागो, देश की एकता को बनाओ और महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए देश की दौलत का मुनसिफाना तकसीम, देश की अरबों खरबों खरब महापद्म पैदा हो रहा है, इसका न्यायिक वितरण कर दोगे, गरीबी दूर हो जाएगी, असमानता दूर हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी, इफलास खत्म हो जाएगी, औरतों के जिस्म बिकने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अनजान साहब शाहिर समेत कई शायरों के कुछ जो है शेर आपने पढ़े। मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप कुछ किसी अपनी प्रिय कविता की चंद लाइनें सुना दें। सदन की कुर्सियों पर ये चुने हुए सर, सर नहीं टोपियों के स्टैंड लगते हैं, बार बार उठने बढ़ने वाले हाथ, हाथ नहीं रेलवे लाइन की सिग्नल की भांति है। क्या बात है। दीवारें यहाँ सुनती हैं और दीवारें यहाँ निर्णय लेती हैं और दूर किसी गांव में एक आदमी भूख से मर जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अंधेरी रात के साए बहुत अपराध करते हैं, इधर आकाश रोता है, उधर हम आह भरते हैं। क्या बात है अनजान साहब, हमसे मुहामुही बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।